बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यह उसके कुछ उदाहरण हैं। दिए गए व्यंजकों में x, y और z को चर यानी वेरिएबल कहते हैं। इन चरों के साथ लगी हुई संख्याओं को गुणांक यानी कोएफिशिएंट्स कहते हैं और यह संख्याएं जिनका मान निश्चित है उन्हें हम अचर यानी कांस्टेंट कहते हैं। और अब अगर हम इनके चरों की घातों पर ध्यान दें तो वह धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्न के रूप में है। और दोस्तों, बहुपद तथा व्यंजक में बस इतना सा फर्क है कि बहुपद में चरों की घात हमेशा पूर्ण संख्याएं ही होती हैं, जबकि व्यंजकों के चरों की घात कोई भी संख्या हो सकती है। हमें यहाँ एक बात पर ध्यान देना है कि सभी बहुपद व्यंजक तो होते हैं, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते। दोस्तों, दिए गए उदाहरण में बहुपद एक ही चर के रूप में है और इस रूप वाले बहुपद को एक चर वाला बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कहते हैं। क्या बहुपद दो या उससे भी अधिक चर के रूप में हो सकते हैं? जी हाँ, लेकिन उस प्रकार के बहुपदों को हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। एक चर वाले बहुपद को सामान्य रूप यानी जनरल फॉर्म में इस प्रकार दर्शाते हैं, जहां x को चर कहते हैं, an, an-1, a1 इत्यादि को गुणांक यानी कोएफिशिएंट कहते हैं तथा a0 को अचर कहते हैं। बहुपदों को हम p of x, q of x या चर के अनुसार p of y, r of y या r of t, q of t से दर्शाते हैं। बहुपद में उपस्थित पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स के अनुसार बहुपद भी अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि एक पदी यानी मोनोमियल, द्विपद यानी बाइनोमियल, त्रिपद यानी ट्राइनोमियल इत्यादि। उसी प्रकार बहुपदों को उनके चरों की उच्चतम घात के अनुसार भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि चर की उच्चतम घात एक होने वाले बहुपद को रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, उच्चतम घात 2 होने पर द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और 3 होने पर त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। दोस्तों, अगर आप इन बहुपद के सामान्य रूप को देखेंगे तो यहाँ कहा गया है कि a शून्य नहीं होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? अगर a शून्य हुआ तो बहुपद की उच्चतम घात 1 से कम हो जाती है। जैसे कि अगर हम त्रिघाती बहुपद के सामान्य रूप में a की जगह शून्य रखें तो उसकी घात 1 से घटकर हो जाएगी द्विघाती बहुपद। उसी तरह द्विघाती हो जाएगा रैखिक और रैखिक हो जाएगा अचर बहुपद। मान लीजिए कि एक व्यंजक जिसकी घात शून्य है, जैसे कि 5 गुणे x घाते शून्य, तो क्या यह बहुपद होगा? ऐसी असमंजस की स्थिति में परिभाषा पर ध्यान देना चाहिए, जो कहती है कि किसी भी व्यंजक की घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद होता है और शून्य एक पूर्ण संख्या है, यानी यह एक बहुपद है। वैसे 5 गुणे x घाते शून्य में x घाते शून्य का मान 1 होता है, यानी 5 गुणे x घाते शून्य होता है 5। इसका मतलब किसी भी संख्या को शून्य घात वाले बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है, यानी अचर या संख्या को भी बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो क्या शून्य जो कि एक संख्या है, क्या यह भी बहुपद है? शून्य को हम शून्य गुणे x घाते शून्य या शून्य गुणे x घाते 3 या चर की किसी भी घात के रूप में दर्शा सकते हैं। इसलिए शून्य को हम शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी घात परिभाषित नहीं है। इन व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक बहुपद है तथा उस बहुपद के पदों के अनुसार और घातों के अनुसार प्रकार बताइए। प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। सबसे पहले विकल्प x घाते 3 धन 3 करनी में 5 में व्यंजक एक ही चर में है x, जिसकी उच्चतम घात है 3 और केवल 2 पद है। एक है x घाते 3 और दूसरा 3 करनी में 5, यानी कुल मिलाकर यह एक चर वाला त्रिघाती द्विपद है, क्यूबिक बाइनोमियल इन वन वेरिएबल। दूसरे विकल्प ऋण 3 t का वर्ग धन 2 करनी में t ऋण 1/4 में व्यंजक एक ही चर के रूप में है t, जिसकी उच्चतम घात 2 है। लेकिन अगर दूसरे पद पर ध्यान दें तो वह है करनी में t, जिसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर t की घात 1/2 है, यानी यह व्यंजक बहुपद नहीं है। तीसरा विकल्प एकदम सरल है, यह एक शून्य घात वाला अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। चलिए अब एक और प्रश्न हल करते हैं। अब आपको दिए गए बहुपदों में x स्क्वायर के गुणांक लिखने हैं। इस प्रकार के प्रश्न काफी आसान होते हैं। हमें बस x स्क्वायर पर ध्यान देना है और उसके गुणांक को लिखना है। पहले विकल्प में करनी में 2x का वर्ग
ऋण 3x धन 9 में x स्क्वायर का गुणांक क्या है? हम सीधे सीधे करनी में 2 ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला विकल्प लेते हैं। x धन 2x घाते 3 ऋण 5/4। यहाँ पर तो x स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका गुणांक कैसे लिखें? इस व्यंजक को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 0 होने की वजह से यह पूरा पद 0 हो गया, यानी जब व्यंजक या बहुपद में x स्क्वायर वाला पद नहीं है तो उसका गुणांक 0 होगा। अगला विकल्प है x का वर्ग ऋण 7। क्या यहाँ भी उत्तर 0 होगा? नहीं। यदि x घाते 2 के साथ कोई गुणांक नहीं है तो हम 1 लिखते हैं, क्योंकि किसी भी पद का 1 से गुणा करने पर फिर वही पद प्राप्त होता है। उसी प्रकार यहाँ भी x घाते 2 का 1 से गुणा होकर x घाते 2 मिला है, यानी x घाते 2 का गुणांक है 1। आइए अपने अगले प्रश्न में। अब हम एक ऐसे त्रिपद का उदाहरण लिखेंगे जिसके चर की उच्चतम घात 15 हो। इसका जवाब कुछ इस प्रकार हो सकता है: x घाते 15 धन x घाते कोई भी पूर्ण संख्या 0 के अलावा और 15 से कम धन कोई भी संख्या 0 के अलावा। यहाँ पर आप x घाते 15 का गुणांक भी लिख सकते हैं, जो 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, दिए गए बहुपदों की घात बताइए। सबसे पहला विकल्प देखने में थोड़ा दुविधापूर्ण लग रहा है। कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि यह रैखिक बहुपद है, परंतु दोस्तों ऐसी स्थिति में हमेशा सरल करना चाहिए। 2x ऋण 1 गुणे x ऋण 2 को सरल करेंगे तो मिलेगा 2x का वर्ग ऋण 4x ऋण x धन 2, जो होगा 2x का वर्ग ऋण 5x धन 2। और अब हम कह सकते हैं कि यह एक द्विघाती बहुपद है। दूसरे विकल्प को देखें तो सबसे पहले पद के चर की घात है 4, लेकिन यह सबसे बड़ी नहीं है। इसी बहुपद में पांचवा पद है x घाते 5, जहां x की घात 5 है, इसलिए यह एक 5 घात वाला बहुपद है। इस तरह के बहुपद को घातों के अनुसार घटते क्रम में लिखना उचित होगा। तीसरा विकल्प बाकी दोनों से काफी अलग है। सबसे पहले, क्या यह बहुपद है? जी हाँ, यह एक 2 चर वाला बहुपद है, जहां चर x और y है। हमें बस उच्चतम घात पर ध्यान देना है। यहाँ तीसरे पद के चर की घात है 6, यानी यह एक 6 घात वाला बहुपद है। इस चीज में काफी समय लग सकता है, इसीलिए इसका भी हल निकाला गया है। यदि बहुपद को 0 के बराबर करके हल किया जाए तो हमें सीधे बहुपद का शून्यक प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं कैसे। पहले बहुपद को 0 के बराबर करके हल करने पर मिलेगा x बराबर ऋण 2। इसी प्रकार दूसरे बहुपद को हल करने पर मिलेगा x बराबर 0 या x बराबर 2। किसी बहुपद का शून्यक 0 भी हो सकता है, लेकिन हमेशा 0 ही होना जरूरी नहीं है। और अब आखिरी कुछ बिंदु जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुपद को 0 से बराबर करने पर वह समीकरण बन जाता है, जैसे कि 2 गुणे x का वर्ग ऋण 4x एक बहुपद है और 2 गुणे x का वर्ग ऋण 4x बराबर 0, जिसे हल करने पर हमें समीकरण का मूल यानी रूट्स प्राप्त होता है। यहाँ 0 और 2 हुए समीकरण के मूल, और संख्याएं जो बहुपद का मान 0 कर देती हैं उसे शून्यक यानी जीरोस कहते हैं। संख्याएं वही होती हैं। p ऑफ y बराबर y का वर्ग ऋण 2y धन 3 के लिए p ऑफ ऋण 3 और p ऑफ 10 का मान ज्ञात कीजिए। यह काफी आसान प्रश्न है। पहले हल करते हैं p ऑफ ऋण 3 के लिए। मेरे साथ आप भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ हमें p ऑफ ऋण 3 का मान मिलेगा ऋण 3 का वर्ग ऋण 2 गुणे ऋण 3 धन 3, यानी 9 धन 6 धन 3, जो होगा 18। अब हल करते हैं p ऑफ 10 के लिए। तो हमें p ऑफ 10 मिला 83। मुझे आशा है कि आपको भी यही उत्तर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बहुपद x घाते 2 ऋण 5x धन 6 का शून्यक है? वैसे यह काफी आसान प्रश्न है। x के दिए गए सभी मानों को एक एक करके बहुपद में रखकर जांचना होगा कि x के किस मान पर बहुपद शून्य होगा। लेकिन हल करने से पहले आप यह ध्यान में रखें कि चूंकि बहुपद की उच्चतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। सबसे पहले विकल्प x बराबर 2 से बहुपद का मान होता है
शून्य, यानी संख्या 2 इस बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार x बराबर ऋण 2 से बहुपद का मान होता है 20, यानी ऋण 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। और आखिर में x बराबर 3 से भी बहुपद का मान होता है 0, यानी 3 इस बहुपद का शून्यक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक प्राप्त करने के लिए हम बहुपद को 0 से बराबर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बहुपद के शून्यक निकालते हैं। इस बहुपद का शून्यक है करनी में 2। अब लेते हैं अगला बहुपद p ऑफ t बराबर 3t ऋण 1 गुणे 2t ऋण 3। दोस्तों यहाँ पर 3t ऋण 1 गुणे 2t ऋण 3 बराबर 0 का अर्थ है 3t ऋण 1 का 2t ऋण 3 से गुणा होकर 0 मिल रहा है। और ऐसा तभी संभव है जब इन दोनों में से कोई एक पद 0 हो, अर्थात 3t ऋण 1 बराबर 0 या 2t ऋण 3 बराबर 0। यानी या तो t होगा 1/3 या t होगा 3/2। अब बढ़ते हैं अगले बहुपद की ओर। p ऑफ x बराबर ax ऋण 3 करनी में a, जहां a 0 नहीं है। इसे हल करने पर मिलेगा 3 करनी में a। इस बहुपद का शून्यक है 3 करनी में a। इस वीडियो में बस इतना ही।